लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद से उत्तर प्रदेश के विमर्श में संघ संगठन और सरकार के रिश्तों पर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन जब से लखनऊ में आरएसएस और सीएम के बीच बैठक हुई, कहा जाने लगा है कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सियासी सीज फायर हो चुका है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। जम्मू कश्मीर के चुनावी चक्रव्यूह से लेकर यूपी के उपचुनावों की टेंशन तक, विपक्ष पर करारे वार से लेकर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तक, योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। घरेलू मोर्चे पर अदावतों के अंत की तस्वीरों में मुख्यमंत्री की जय जय है। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। चुनावी मोर्चे पर जुटी बीजेपी में मुख्यमंत्री के दिए मंत्रों का जिक्र है। मिल्कीपुर का चुनाव जीत करके अयोध्या से एक संदेश दिया जा सके कि वास्तविक जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और योगी जी का जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, विरासत और विकास का जो यहाँ पर नारा है, वो भी नारे के साथ सभी कार्यकर्ता मिल्कीपुर के चुनाव में जुटेंगे और चुनाव जीत करके एक दूरगामी संकेत, दूरगामी संदेश मिल्कीपुर के माध्यम से अयोध्या की जनता देने वाली है। बुलडोजर ने गरजने की पुरानी गति फिर पकड़ ली है। सरकार, संघ, संगठन सब कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। संगठन की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी हम नीचे बूथों पर कर रहे हैं और सदस्यता अभियान के माध्यम से हमारी जो योजनाएं हम लगातार उन क्षेत्रों में, उन 10 क्षेत्रों में भी प्रदेश के साथ घर घर जाएंगे। हमने पूरा संगठन का स्ट्रक्चर अपना खड़ा कर लिया है। यूपी के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेतृत्व का झंडा थामे सबसे आगे खड़े हैं। जो मतभेद थे वो मिटते दिख रहे हैं। मनभेद की बातें भी किनारे लगी हैं। दरारों में समन्वय का सीमेंट भरने में संघ, संगठन और सरकार तीनों जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी के आत्मविश्वास की गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई दिख रही थी, उसे फिर से पटरी पर लाकर दौड़ाने की कवायदें चल रही हैं। संगठन से सरकार तक, सरकार से प्रचार तक, मुख्यमंत्री योगी रणनीति के केंद्र में। विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। 27 की सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 10 सीटों के उपचुनाव की रणभेरी बजने को है। संघ ने बीजेपी को भरोसा दिया है कि नीति से रणनीति तक, रणनीति से प्रचार की राजनीति तक साथ चलेंगे। बीजेपी पुराने तेवरों में लौटती दिख रही है तो विपक्ष ने भी बढ़ती चुनौती के मद्देनजर सियासत का अध्याय खोल दिया है। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और अब जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं तो इन वर्गों के लोग
न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यूपी उपचुनाव के युद्ध के लिए तैयार है, चालें चली जा रही हैं, दांव पर दांव है। 10 सीटों के उपचुनावों की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी भी पहली बार इन चुनावों में ताल ठोक रही है। इम्तिहान 2 लड़कों की दोस्ती का भी होना है और बीजेपी के दमखम का भी। भारतीय जनता पार्टी के सियासी विरोधियों ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी मुद्दा तक बनाया। सामने किरदार रखा गया केशव प्रसाद मौर्य का, यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। ये अटकलें चलती रही कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, कुछ ऐसे बयान भी आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंचों से योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि हाथ तो मिले हैं, सवाल ये है कि क्या दिल भी मिले। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? बदला बदला सा नजारा तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या दिलों की दूरियां भी दूर हुई हैं? राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। संकेतों की भाषा को ही डिकोड करें तो सवाल लाजमी है कि क्या आपसी खटास की जो खबरें सुनाई देती थी, अब वो गाथा समाप्त हुई? जब आकाशवाणी होती है तो फिर सब लोग अपने रास्ते बदलते ही हैं। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ मुख्यमंत्री आवास में 21 अगस्त को क्या हुआ, जिसके बाद यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है। यही योगी है, यही केशव है, यही सरकार है, यही संगठन है, लेकिन तस्वीर बदल गई है। टकराव की जगह समन्वय है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बीजेपी को बेचैन कर रहे थे। अलग अलग बैठकें, अलग अलग विचार, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़ें चल रही थी। लेकिन जो तस्वीर अब दिखनी शुरू हुई है, उसके आसार भी धीरे धीरे बनने शुरू हो गए थे। जो डिप्टी सीएम केशव योगी सरकार से आरक्षण पर जवाब मांग रहे थे, वो सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे थे। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? आरएसएस की एंट्री के बाद ऐसा क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य की बोली बदल गई? क्या टॉप लीडरशिप ने केशव प्रसाद मौर्य को सीजफायर के लिए मजबूर किया है, या फिर ये शांति सिर्फ यूपी में होने वाले उपचुनाव तक है? देखिए, राजनीति में जो लोग रहते हैं उनकी आकांक्षाएं, उनकी एम्बिशंस, इच्छाएं होती हैं, और उनकी लीडरशिप में 2017 का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक हिस्टोरिकल विन हासिल की है। वहाँ पर 320 से ज़्यादा सीटें हासिल की, तो उनको लग रहा था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा।
लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। उसकी एक इच्छा कह लें, नाराजगी कह लें, जो भी थी बात, वो दिखाई दे रही थी। लेकिन जब ये बढ़ गया तो पार्टी हाईकमान और जो उनके सहयोगी हैं संघ आरएसएस, उन लोगों ने बैठकर एक मीटिंग की और उसमें समझाया गया कि भाई हमें योगी जी की लीडरशिप में ही चलना है। जो आप प्रोग्राम करते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, तो जब ऊपर वाला देख रहा होता है तो नीचे वाले फिर ठीक रास्ते पर चलते हैं। बदलाव विपक्ष को भी नजर आ रहा है और विपक्ष इसी बदलाव को लेकर बीजेपी पर तंज भी कस रहा है। बीजेपी में दिखते समन्वय को उपचुनावों की मजबूरी से जोड़ रहा है। इसके पीछे पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सब राजनीतिक फायदा लेने का केवल और केवल ये सब कारण है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे, उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। कृपा पात्र मुख्यमंत्री हारे हुए उप मुख्यमंत्री हैं, हारे हुए उप मुख्यमंत्री हैं। अभी कौशाम्बी जो इनका इलाका माना जाता है, वहां से लोकसभा का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। बाकी पूरे प्रदेश में घूमते रहे हैं, तो कृपा पात्र में कहूँ यही माना जाएगा, जिसका जनाधार न हो वो किसी की कृपा पर ही जीता है। कल तक संगठन उनके लिए प्राथमिकता थी, कल तक तो वो अपने विचार रख रहे थे अलग। अब दिल्ली ने क्या चूड़ी टाइट की है या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, इस पर तो वो बताएं। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बता के ये साबित कर दिया कि या तो कल वो गलत थे या आज गलत थे। बताया जा रहा है कि संघ, संगठन और सरकार की बैठक के बाद बीजेपी के जनाधार को बढ़ाने और संगठन की मजबूती पर जोर देने की जो बातें हुई, उसके बाद ही यूपी बीजेपी में बदलाव नजर आ रहा है। सामने 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल समझे जाने वाले 10 सीटों के उपचुनाव हैं और दांव पर बीजेपी सहित योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की व्यक्तिगत साख लगी हुई है। अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथ में ली है। मतलब 2027 से पहले योगी ने सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने का टास्क अपने हाथ में लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे फूलपुर और मंझवा सीट है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की सीट जिताने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर अपनी ताकत दिखानी होगी। बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की है तो केशव प्रसाद मौर्य की भी है। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे, लोकसभा में अपने गृह जनपद में बीजेपी को जीत दिलाने में नाकाम रहे। यानी चुनाव की कसौटी पर केशव प्रसाद मौर्य का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। दिखता तो है कि यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार ने मिलकर आपसी मतभेदों को भुलाकर चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन दरारें पूरी तरह भर चुकी हैं या सिर्फ कुछ समय के लिए रिपेयरिंग हुई है, इसका असर लंबे समय तक के लिए बीजेपी पर देखने को मिलता रहेगा। विरोधियों की तरफ से कहा जाएगा ये केवल बयान है और बयानों का क्या, यानी विरोधियों की ओर से इशारा ये होता रहेगा कि खटपट अभी जारी है, लेकिन सीधे तौर पर एक और घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ बुधवार को हुई संघ के साथ बैठक, जिसने बहुत चीजों को बदला है। संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव में लड़खड़ाई बीजेपी यूपी में अपने पुराने रसूख को पाने की दिशा में हर कदम बढ़ा रही है।
जो कमियां थी उनकी समीक्षा, जो दूरियां थी उन्हें भरने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। बहुत दिन बाद लखनऊ में संघ, सरकार और संगठन एक साथ मंच पर आए ताकि संकेत निकले कि अब सब ठीक है और संदेश निकले कि हम साथ साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उन दोनों में कोई झगड़ा था। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार बड़ा होने में जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आती है कि कुछ विषयों पर मतभेद कभी कभी हो जाता है। वो मतभेद ही होता है, वो मनभेद नहीं होता। और संगठन में, लोकतांत्रिक संगठनों में, बड़े संगठनों में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार भाजपा, संघ, सब संगठनों में वो अधिकार है। अपनी बात सब कहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह किसी भी विषय पर खूब चर्चा होती है, डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद जो कंसेंसस बन जाता है, जो सामूहिक निर्णय होकर के कंसेंसस बनता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब लोग लगते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आपसी कलह और विवादों की जो पटकथा लिखी जानी शुरू हुई थी, उसका महत्वपूर्ण अध्याय 21 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास में लिखा गया। 21 अगस्त को सीएम आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी के साथ साथ आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद थे। ये मीटिंग बेहद अहम थी। आरएसएस की बड़ी बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में केरल में होने वाली है, लेकिन उसके पहले आरएसएस ने यूपी के लखनऊ में बैठक को तरजीह दी। केरल बैठक में यूपी मीटिंग की समीक्षा होगी। लखनऊ मीटिंग में संगठन और सरकार के सभी लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी की विचारधारा के साथ चलने को कहा गया। चर्चा के दौरान बेवजह की बयानबाजी से बचने और सभी को साथ लेकर चलने की नसीहत दी गई। बड़ी बात यह है कि बैठक में तय हुआ कि यूपी के उपचुनाव में आरएसएस भी बीजेपी संगठन के साथ सक्रिय रहेगा। आरएसएस की तरफ से दूसरे दलों से बीजेपी में आने वाले नेताओं के चलते पुराने नेताओं की नाराजगी को दूर करने को भी कहा गया। मुझे लगता है कि संघ और सरकार में जो समन्वय है वो पहले की ही तरह है, और पिछले दिनों में आपने भी दिखाया है और बाकी सब जगहों पर भी अभी फोकस में आया है। नहीं तो संघ में, सरकार में और भाजपा के संगठन में जो समन्वय है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती है। संघ ने एक अनसेड नियम सा है कि 6 महीने में एक बार सरकार, संगठन, संघ के जो संगठन, अनुसांगिक संगठन, उन सब की एक समन्वय बैठक होती ही है, जिसमें ग्राउंड का फीडबैक, नोट्स एक्सचेंज करना, ये सब काम होता है। यूपी बीजेपी के मामले में ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस को दखल देना पड़ा। इसके पहले 2022 में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, वो भी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कुल 9 महीने बचे थे। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस नेताओं के बीच कई दौर की मुलाकातें हुई। एक वक्त तो तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता, उससे पहले ही बीजेपी के आलाकमान को आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी को हटाया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। 2022 के चुनाव से पहले साल 2021 में तब योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे जिस दावे पर सबसे ज्यादा चर्चा होती रही, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मतभेद को लेकर थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य यूपी में अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर फैसला दिल्ली से होने की बात सार्वजनिक रूप से कहते भी थे। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं क्या? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए, एक सेकंड, ये सवाल देखिए, मैं जो सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो, तो सवाल ही गलत कर रहे हो। आमतौर पर यदि आप संघ को, आरएसएस के कामकाज के तरीके को देखेंगे तो वो डे टू डे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उसके सहयोगी संगठनों में, उसमें इंटरफियर नहीं करता है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे डे टू डे एक्सरसाइज में
इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पानी सर से गुजरने लगे कि इससे संगठन का नुकसान हो, इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, लगे कि संगठन का नुकसान हो रहा है, बीजेपी का नुकसान हो रहा है, विचारधारा का कोई नुकसान हो रहा है, 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से नुकसान हुआ, तो और उसके बाद भी स्थितियां नहीं सुधरी बल्कि खराब हुई। यदि उसका फॉल आउट देखें इलेक्शन रिजल्ट्स का, तो उसके बाद ज़्यादा नाराजगी और ज़्यादा विरोध दिखाई दिया, तो संघ को इंटरफियर करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक बार फिर योगी और केशव के बीच की दूरी को भांपते हुए अपना चुनावी हथियार चला था, जिसमें योगी को हटाने का मुद्दा छेड़ दिया गया। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। योगी जी को लेकर एक बात केजरीवाल जी ने कही कि उनको नहीं बनाना चाहते, 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, और योगी जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं, और हम सब ने ये देखा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं। लगता है योगी, सोचिए, आप खुद सोचिए। इन बयानों का कितना असर पड़ेगा, ये नतीजों से झलकता है। नतीजों के बाद दोनों बड़े नेताओं की अदावत खुलकर किस तरह सामने आ रही थी, वो भी साफ देखा गया। ये अध्याय यहीं समाप्त है या कथा बाकी है, ये यूपी की राजनीति आगे बताती रहेगी।